ठेकेदार ब्राह्मण है, और जब ठेका ब्राह्मण के पास है तो आप क्या होगे? पिछलक्कू। ठेका ब्राह्मण के पास, नेतृत्व ब्राह्मण के पास, तो आप क्या हो गए? आप पिछलक्कू हो गए। ओबीसी कौन से नंबर पर है? ब्राह्मण पहले नंबर पर व्यवस्था में, क्षत्रिय दूसरे नंबर पर व्यवस्था में, वैश्य तीसरे नंबर पर व्यवस्था में, और ओबीसी चौथे नंबर पर सूद, और अनुसूचित जात पांचवें नंबर पर, और आदिवासी इस व्यवस्था से ही बाहर। और सबसे ज्यादा गर्व हम ही को दिलवाया जा रहा है। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। हम ही का गर्व करवाया जा रहा है। गर्व क्यों करवाया जा रहा है? जितना गर्व करोगे उतना इकट्ठा होकर उनको वोट दोगे। जितना इकट्ठा होकर उनको वोट दोगे तो शासक बने रहेंगे। तो पहला काम इन लोगों ने किया, वोट के अधिकार को काउंटर करने के लिए पहला काम किया कि हिंदू बनाया जाए, इनको हिंदू के नाम पर इनका वोट लिया जाए। लेकिन कागज में तो गिनती हो रही थी, अंग्रेज गिनती कर रहे थे। हर 10 साल में डेटा आता कि ब्राह्मण 3.5%, ब्राह्मण 3.5%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ओबीसी 52%, ओबीसी 52%। तो हमारे कुछ महापुरुष तब भी लड़ाई लड़ रहे, तो चिल्लाते ये 3.5 वाला कब्जा किया है, 52 वाला क्या कर रहा है? अगर SC ST OBC इकट्ठा हो जाए माइनॉरिटी तो 85-90%, ये 85-90% कहाँ है? 3.5 वाला बार बार बना रहा है। ब्राह्मणों को लगा ये गिनती बड़ा खतरनाक मामला है, अगर ये होती रही तो हमारी पोल खुलती रहेगी कि हम 3.5%, 3.5%, 3.5% है। कहा ये भी बंद करना होगा। पहला इनको हिंदू के नाम पर इनका वोट लेना होगा, दूसरा ये गिनती बंद करवाना होगा। तो जिनको हम सेकुलर कहते हैं, नेहरू जी, उन्होंने सबसे पहले गिनती बंद कर, सबसे पहले उन्होंने गिनती बंद कर दी है। 2 बार नेहरू जी ने रोका, 2 बार इंदिरा जी ने रोका, 1 बार नरसिम्हा राव ने रोका, 1 बार अटल जी ने रोका। और 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 51,000 कार्यक्रम मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश में हुए, और सारे सांसदों के घर में वो पर्चा भिजवाया गया, बड़े बड़े नेताओं के घर में। तब वो मामला पार्लियामेंट में उठा, और जब वो मामला पार्लियामेंट में उठा, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। मनमोहन सिंह जी जल्दी बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, लेकिन वो सामने आए और बोले और कहा कि हम गिनती करें। मनमोहन सिंह ने कहा हम करेंगे। कांग्रेस के ब्राह्मणों ने सोचा कैसे बोल दिया ये आदमी, बोलना नहीं चाहिए था इसको, कैसे बोल दिया ये आदमी गिनती करेंगे। डैमेज कंट्रोल किया और मनमोहन सिंह को कहा अब मत बोलना। एक बार बोल दिया अब मत बोलना, प्रणब मुखर्जी देख लेंगे। और प्रणब मुखर्जी ने क्या किया? प्रणब मुखर्जी को हमारे लोग पहले सेकुलर समझते थे, मुसलमान लोग सबसे ज्यादा सेकुलर समझते थे। और जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए और वो आरएसएस की शाखा में चले गए तो हमारे लोगों ने कहा समझ नहीं पाए थे। तो हमने कहा ऊपर ऊपर देख रहे थे, अंदर तो देख ही नहीं पाए थे, तो समझ कैसे पाते? आरएसएस तो अंदर है, ऊपर से देख रहे थे तो समझ कैसे पाते? तो प्रणब मुखर्जी ने क्या किया? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कर किया और उसकी रिपोर्ट लागू नहीं होने दिया, उसकी रिपोर्ट आने नहीं दिया, प्रकाशित नहीं होने दिया। आरएसएस के लोगों ने सोचा और इस मुद्दे को दबाने के लिए बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को खड़ा किया। वो सारी कहानी आपको पता है। केवल इतना नहीं किया, आरएसएस के लोगों ने सोचा ओबीसी जागृत हो रहा है, ओबीसी का मुद्दा वामसेप उठा रहा, भारत मुक्ति मोर्चा उठा रहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उठा रहा है, ये उसके साथ जा रहा है, ये उसके साथ खड़ा हो गया तो देश में एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि काशीराम जी ने मंडल कमीशन का मुद्दा उठाया था, उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी माननीय काशीराम साहब ने बनाने का काम किया। तो उनको लगा ये दोबारा इतिहास दोहराया जाएगा, वामन मेश्राम के साथ में, वामसेप के साथ में, भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में, ओबीसी के लोग बहुत ताकत के साथ में जुड़ रहे हैं, इसको रोकना होगा। तो रोकने के लिए उन्होंने सोचा एक ओबीसी के आदमी का नाम आगे कर, ओबीसी के नाम पर एक आदमी का नाम आगे कर देते हैं और नरेंद्र मोदी का नाम ओबीसी के नाम पर आगे करने का काम किया और नरेंद्र मोदी से कहलवाया। उसके पहले नरेंद्र मोदी अपने को कभी ओबीसी नहीं कहते, आरएसएस के लोगों ने कहलवाया जाकर कहो मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं अति पिछड़ी जाति का हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं नीच जाति का हूं, मेरा लोग अपमान करते हैं। जब ऐसा रोना नरेंद्र मोदी ने रोया तो हमारा आदमी तो पहले से ही दुखी है, उसको लगा मेरे जैसा दुखी आदमी नरेंद्र मोदी भी है।
जैसे मैं दुखी आदमी हूं वैसे नरेंद्र मोदी भी दुखी आदमी है। एक दुखिया ही दूसरे दुखिया का दर्द समझ सकता है। अगर ये दुखिया आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो ये वामसेफ वाले तो केवल गिनती की बात कर रहे हैं। जब एक ओबीसी ही देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो गिनती तो हो ही जाएगी। और ये तो अवतार पुरुष है, क्योंकि काला धन वापस लाने की बात कर रहा है, 15-15 लाख खाते में डालने की बात कर रहा है, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाने की बात कर रहा है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहा है, किसानों की इनकम 2 गुना करने की बात कर रहा है। ये तो अवतार पुरुष है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसको सत्ता में लाना। अभी कई लोग मुझको मिलते रहते हैं, कहते पटेल जी एक बार पाप हो गया, एक बार पाप हो गया 2014 में। हमने कहा दोबारा आपको पाप करने की जरूरत नहीं है, वो सब पाप वही लोग कर ले रहे हैं, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कर दिया, अब वो खुद ही कर ले रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को ले आया 2011 के बाद 2021 में गिनती होनी थी। 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 निकल गया, 24 में इलेक्शन आ गया। और जब 24 में इलेक्शन आ गया तो जो बीजेपी की 2 पैर की सरकार थी वो 1.5 पैर पर खड़ी हो गई। 1.5 पैर पर क्यों खड़ी हो गई? जो मुद्दे वामसेफ उठाता था, अपोजिशन के लोगों को लगा कि अगर बीजेपी को हराना है तो वो मुद्दे उठाया जाए। तो अपोजिशन के लोगों ने उठाया, और अपोजिशन के लोगों ने उठाया तो उसका अपोजिशन को फायदा हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ। बीजेपी चुनाव हार गई। जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में अकेले नहीं आ पाई तो आत्ममंथन किया, आत्मचिंतन किया, और आत्ममंथन आत्मचिंतन में निकला कि पिछड़े वर्ग के लोग केवल हिंदू के नाम पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं चलो हिंदू, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, ये तो ठीक है, लेकिन ये गिनती का क्या होगा? ये गिनती क्यों नहीं कर रहे हो? जानवरों की कर रहे हो, कुत्तों की कर रहे हो, हमारी नहीं कर रहे हो, इसका क्या होगा? उनको लगा ये बड़ी नाराजगी का मामला है, तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए कुछ किया जाए। आपको याद होगा कि पहलगांव में हमला हुआ था आतंकवादियों का, और उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, और ऑपरेशन सिंदूर एकाएक बंद हो गए। हमारे लोगों ने बड़ी उम्मीद पाल लिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार सही आदमी से पाकिस्तान ने पंगा ले लिया है, इस बार सही आदमी से पंगा ले लिया है। अभी तक कोई 56 इंच वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बना था, पहली बार पाकिस्तान ने 56 इंच वालों से पंगा ले लिया है। अब 56 इंच वाले से पंगा ले लिया है, पूरा पाकिस्तान 56 इंच वाला कब्जा कर लेगा। कुछ लोग कहते थे नहीं पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन आधा जरूर कर लेगा। कुछ लोग कहते थे लेकिन अगर आधा ना कर पाया तो कम से कम कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उतना तो जरूर ले लेगा। लेकिन लड़ाई शुरू ही हुई कि मोदी के दोस्त आ गए बीच में। मोदी के दोस्त को जानते हैं? ट्रंप जी। कुछ लोग जान गए, जब से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है तब से कुछ लोग जान गए हैं। तो ट्रंप जी ने वहां से ट्वीट कर दिया कि मोदी को धमकी देकर हमने भारत को डरा करके जो लड़ाई चल रही थी उसको बंद करवा दिया, युद्ध विराम करवा दिया। विपक्ष के लोग चढ़े जा रहे थे कि अरे अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में दखल देने वाला? अरे प्रधानमंत्री घोषित करते, रक्षा मंत्री घोषित करते, विदेश मंत्री घोषित करते, कोई हमारा अधिकारी घोषित करता, ये कौन होते हैं? इस तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे बीच में कैसे हस्तक्षेप करेगा? सरकार गिरी हुई थी। उसी बीच में सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लिया, कहा अब की जो जनगणना होगी वो जाति के आधार पर जनगणना होगी। हम लोगों को लगा कि अब जाति के आधार पर जनगणना हो जाएगी। हमारे लोग कहने लगे पटेल जी आपका मामला तो सफल हो गया। हमने कहा वो करेगी नहीं, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन देखा तो नोटिफिकेशन में कहीं भी जाति जनगणना का जिक्र नहीं था। हमने कहा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लोग भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, जो जैसा होता है वैसा दूसरे को समझता है। हमारा आदमी किसी को जुबान देता है तो जुबान पर खरा उतरने की कोशिश करता है। इसीलिए एकलव्य ने अंगूठा कटवा दिया था, लेकिन जुबान से मुकरने का काम एकलव्य ने नहीं किया था। तो हमारा आदमी जैसा है वैसा दूसरे को सोचता है, सीधा है दूसरे को सीधा समझता है। इसीलिए धूर्तों की धूर्तबाजी नहीं समझ पाता है और उसका शिकार हो जाता है। हम कह रहे थे नहीं करेंगे, लोग कह रहे थे पटेल जी अब कैबिनेट में पास हो गया है तो होगा। हमने कहा नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कैसे होगा? कहा अरे कैबिनेट में पास हुआ है तो होगा। फिर मुझे सचिवालय से, लखनऊ से कुछ अधिकारियों ने दस्तावेज भेजे, कहा हमारे पास पहले आ जाता है, आप भी पढ़ लो, आप इस मुद्दे को उठाओ। इसमें कहीं पर भी जाति का कॉलम नहीं
है, ओबीसी के लिए जाति का मामला नहीं है। हमने उनको कहा ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं को नहीं करेंगे, आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, दस्तावेज दे दिया, तो हमारे लिए और मजबूती हो गई बोलने के लिए। तब भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। फिर जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हुआ, और जब जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उस नोटिफिकेशन में 33 सवाल पूछे गए। उस 33 सवाल में एक सवाल ये भी था, क्या आप एससी, क्या घर का मुखिया एससी है या एसटी है या अन्य है? ओबीसी गायब। और ओबीसी गायब, और ओबीसी वालों को कहां लगा दिया? कहा यूजीसी दे दिए, कहा यूजीसी दे दिए। पहले तो दे दिया, किसी को पता नहीं चला, ओबीसी एससी एसटी के आदमी को, उनको लगा इनको पता ही नहीं चला, हमने कुछ दिया है तो इनको पता चलना चाहिए, नहीं तो जनगणना का मुद्दा उठाएंगे तो इनको पता करवाना होगा। पता करवाने के लिए आरएसएस ने अपने लोगों को सड़क पर उतारा, कहा यूजीसी का विरोध करो। उन्होंने यूजीसी का विरोध किया तो हमारे लोग जागृत हो गए और हमारे लोगों ने कहा कुछ मिला है, कुछ मिला है। आरएसएस के लोग सरकार के विरोध में सड़क पर, हमारे लोग यूजीसी के समर्थन में सड़क पर, और ये लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच में जनगणना का कॉलम कहां गायब हो गया ये किसी को पता नहीं चला कि जनगणना में हुआ क्या। और यूजीसी में क्या था? 10 आदमी की कमेटी में आपका क्या था? एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कितना होना चाहिए लिखा ही नहीं, तो एक एससी एक एसटी एक ओबीसी 3 हो गए। 7 कौन रहेंगे? चेयरमैन कौन रहेगा? तो आपको केवल कंप्लेन करने का अधिकार मिला। और फिर वो मामला, जब मामला हल हो गया, ओबीसी एससी के लोग इधर यूजीसी के समर्थन में कि हमें सरकार ने कुछ दिया है, और वो लोग सरकार के विरोध में, तो सरकार ने लगा कि अब काम पूरा हो गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील चुप रहा, बोला ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि स्टे कर रहे हैं, सरकार के वकील को स्टे का विरोध करना चाहिए था, मगर बोला ही नहीं, चुप रहा। एक तो आपको यूजीसी में कुछ मिला नहीं, और जो मिला उस पर भी सरकार ने स्टे करवा दिया। फिर उत्तर प्रदेश में सारे ब्राह्मण एक ब्राह्मण विधायक के घर में इकट्ठा हो गए और कहा कि ब्राह्मणों की कोई नहीं सुन रहा है, सबसे दीनहीन स्थिति में ब्राह्मण पहुंच गए हैं, ना सरकार सुन रही है, ना संगठन सुन रहा है, ना संघ सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, हम तो दीनहीन स्थिति में पहुंच गए। ब्राह्मणों ने सोचा ओबीसी के लोग, ये पार्टियां, विपक्ष के लोग कहीं ओबीसी की गिनती का मुद्दा ना उठाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उठा सकते हैं, 24 में उठाया था, इनको फायदा हुआ है, उठाने नहीं देना है तो नाटक करना, हम बीजेपी के खिलाफ में हैं। जब ऐसा उन लोगों ने नाटक किया तो सबसे पहले शिवपाल जी का दिल पिघला, और शिवपाल जी ने कहा कि ब्राह्मण अगर दुखी है हमारे पास आ जाए, हम उनका सम्मान देंगे। जब शिवपाल जी ने कहा हम सम्मान देंगे तो मायावती जी कैसे पीछे रहती? मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कब सम्मान किया ब्राह्मणों का, ये तो हम ही करते रहे हैं, हमारे पास आ जाए। मुद्दा कुछ और था, मुद्दा कुछ और चल दिया। ब्राह्मण अपने को अपोजिशन में इसलिए दिखा रहे हैं, बीजेपी से नाराज इसलिए दिखा रहे हैं कि अपोजिशन जाति जनगणना का मुद्दा न उठाए, क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा उनके लिए खतरनाक मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार बदलने जा रही है, हमारे लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, वो बीजेपी की सरकार बदलने नहीं जा रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने एससी एसटी ओबीसी को केंद्रित किया था 24 के चुनाव में, इनको फायदा हुआ था। अगर उसी प्रकार से 27 में एससी एसटी ओबीसी पर सेंट्रलाइज्ड हो गए, फिर इनको फायदा हो जाएगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश 24 में हारी थी, 27 में हार जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि इसको रोकना होगा। और रोकने के लिए जब ब्राह्मण ये कहेगा कि हम बीजेपी से नाराज हैं, हम विपक्ष के साथ हैं, विपक्ष सोचेगा अगर गिनती का मुद्दा उठा लेंगे, आरक्षण का मुद्दा उठा लेंगे तो ये ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं उठाना। तब से चुप है विपक्ष, चुप है, बोलता ही नहीं। अभी गिनती नहीं हुई, गिनती नहीं हुई, संसद का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, बोलना चाहिए था अपोजिशन के नेताओं को, कम से कम ओबीसी एससी एसटी के दलों को बोलना चाहिए था। नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। हम लोगों ने चिट्ठी लिखा, सारे सांसदों को चिट्ठी लिखा, हमारे हर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सांसदों को चिट्ठी भेजा, अरे भाई इसको तो उठाओ, इसको क्यों नहीं उठा रहे हो, इसको तो उठाओ। अभी तक कोई नहीं उठाया, अभी तक कोई नहीं उठाया। 2011 में एक आंदोलन हुआ था गिनती का मुद्दा दबाने के लिए, आज फिर इस्तीफा इस्तीफा खेला जा रहा है, इस्तीफा इस्तीफा खेला जा रहा है।
तो ये जो बड़ी नौटंकी देश में ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती को दबाने के लिए चल रही है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन इससे आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते थे जाति जनगणना पाप है, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा तो उनको कैबिनेट में पास करना पड़ा कि हम जाति जनगणना करें। पहले खुलेआम विरोध कर रहे थे, अब चोरी छुपे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कब तक खैर मनाएगी? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको हथियार दे दिया है, ये कोई मामूली हथियार नहीं है। हमारे लोग जागृत नहीं है, जाग रहे हैं, लगातार जाग रहे हैं और हम ही लोग जगाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा दिन आएगा कि जब हम ही ये काम कर रहे हैं, दूसरे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ही करने लायक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें हमारा मनोबल बढ़ा के रखना होगा। हमारे लोगों को लगता है अरे हम तो कुछ नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारा दुश्मन क्या सोचता है, अरे कैसे रोका जाए इनको। आज फिर सांप लौट गया होगा दुश्मनों के दिल पर। अरे इतना मेहनत किया इनको रोकने के लिए, हाल में जगह ही नहीं है, ओवरफुल हो गया है, फिर उनके सांप लौट गया कलेजे पर। वो हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम निरंतरता में बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, केवल एक काम करने की जरूरत है। और वो काम क्या है? आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, अपने संगठन पर विश्वास करने की जरूरत है, अपने नेतृत्व पर विश्वास करने की जरूरत है। और इस लड़ाई को जितनी ताकत से आप लड़ रहे थे, उससे कम ताकत नहीं लगाना है, उसका 2 गुना ताकत लगा करके इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करना है। अगर आप ऐसा करने का काम करते हो तो अब वो दिन दूर नहीं है, अब वो दम दूर नहीं है। हमारे लोग, कुछ लोग केवल यूट्यूब देखते हैं तो बड़े घबरा जाते हैं। अरे हमने कहा यार यूट्यूब मत देखो, समाज में जाओ तो ये बीपी शुगर नहीं बढ़ेगा, और केवल घर में बैठकर यूट्यूब देखोगे तो बीपी शुगर बढ़ेगा। तो यूट्यूब मत देखो, समाज में जाओ, समाज को तैयार करो। डरे वो हैं, डरे वो हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज आपके मुद्दे हावी हैं। आरएसएस को 100 साल हो गए, लेकिन एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाकर रखना पड़ रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपकी ताकत की वजह से है, ये दूसरे ताकत की वजह से नहीं है। जब दीपक दिया बुझने को होता है, भभकता बहुत है। ये बुझने का समय आ गया, इसलिए भभक बहुत रहा है। तो ये मत समझो कि उसमें बहुत ताकत बढ़ गई है, वो भभक रहा है, मतलब बुझने का समय आ गया है। आप थोड़ा ताकत और लगाओ, आप ताकत लगाएंगे, इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।